हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने वाला हूं कि एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि एक परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, मतलब एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा किसी बिंदु पर, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसकी संरचना बना दी है। जो इसका फिगर है बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि किस प्रकार ये फिगर बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक ऋजुरेखीय मतलब सीधा धारावाही चालक CD है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। मतलब एक सीधा धारावाही चालक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तथा चालक के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो चालक है CD, इसके समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम बिंदु P से बिंदु Q पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और माना P से Q की जो दूरी है स्मॉल r है। और इसके बाद जो CD करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं E और F की जो बीच की डिस्टेंस है DL है। और यहाँ पर जो बिंदु E की बिंदु P से दूरी है ये स्मॉल x है। मतलब यहाँ पर जो मैंने स्मॉल एलिमेंट DL माना है इसकी बिंदु P से जो दूरी है स्मॉल x है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एंगल्स हैं किस प्रकार एंगल्स मैंने माने हैं। यहाँ पर जो एंगल हैं, एंगल EPQ मतलब EPQ एंगल EPQ जो है फाई है। और एंगल FPE जो एंगल है ये D फाई है। इसके बाद यहाँ पर जो एंगल है EFP एंगल EFP जो है ये थीटा है। और यहाँ पर जो DL स्मॉल लेंथ है ये बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पर जो थीटा है इसको यहाँ पर भी हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच की दूरी बहुत ही कम है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसके बीच की जो दूरी है बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको फिगर के बारे में बता दिया कि क्या क्या कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने CD माना है, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P माना है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए मान लेते हैं कि जो ये CD करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर एक स्मॉल एलिमेंट DL है और इस स्मॉल एलिमेंट से बिंदु P की दूरी स्मॉल x है। और यहाँ पर जो एंगल्स हैं EPQ जो एंगल है फाई है और EFP जो एंगल है ये थीटा है। तो यहाँ पर जो फिगर था उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए समझ लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको किस प्रकार निकालेंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। तो जब मैं आपको बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो DB इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान r स्क्वायर होता है ना। जो किसी स्मॉल एलिमेंट DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या होता है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान r स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर फिगर बना है इससे हम निकालते हैं। यहाँ पर जो फिगर बना है इसमें हम क्या मान सकते हैं, साइन थीटा यहाँ पर मानते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E और G है और यहाँ पर ये इसके बीच का एंगल जो है थीटा है। यहाँ पर EFG जो एंगल है थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो EG अपान DL हो जाएगा, मतलब कर्ण यही तो है EFDL हो जाएगा। तो EG की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, EG इक्वल टू हो गई DL साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम DL साइन थीटा की मान रख देंगे तो वहाँ पर EG आ जाएगा। तो यहाँ पर EG तो हम सिंपली रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर DL साइन थीटा रखेंगे तो EG आ जाएगा। EG के कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर फिर से EG की वैल्यू निकालते हैं।
इस एंगल का प्रयोग करके, डी फाई एंगल का प्रयोग करके। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल ई पी और जी लेते हैं तो इसमें जो साइन डी फाई हो जाएगा उसको हम किस प्रकार निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब ई जी अपान यक्स, मतलब लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे करंट होता है। तो साइन थीटा बराबर ई जी अपान क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ई जी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, ई जी इक्वल टू यक्स साइन डी फाई। तो यहाँ पर ई जी इक्वल टू डी एल साइन थीटा और यहाँ पर ई जी इक्वल टू यक्स साइन डी फाई प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जब हम ई जी से रिप्लेस कर देते हैं डी एल साइन थीटा को, तो यहाँ पर जो साइन डी फाई है यहाँ पर सिंपली हम डी फाई में रखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो यहाँ पर साइन डी फाई है यहाँ पर ई जी इक्वल टू हो जाएगा यक्स डी फाई हो जाएगा, यक्स इंटू डी फाई। तो यहाँ पर ई जी की जो वैल्यू हो जाएगी ई जी इक्वल टू यक्स इंटू डी फाई हो जाएगी और ई जी की जो वैल्यू है इक्वल टू डी एल साइन थीटा है। तो यहाँ पर डी एल साइन थीटा के बराबर हम यक्स डी फाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस सूत्र में डी एल साइन थीटा के स्थान पर यक्स डी फाई रखते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई यक्स डी फाई अपान यहाँ पर जो आर है। तो यहाँ पर जब डी एल साइन थीटा के स्थान पर मैंने यक्स इंटू डी फाई रखा तो यहाँ पर इतना प्राप्त हो गया। और यहाँ पर जब आर है, आर यहाँ पर सिंपली नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो इसके बीच की डिस्टेंस है यक्स है, तो यहाँ पर यक्स रहेगा, यक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर जब यक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर से जो यक्स है ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाई अपान एक्स हो जाएगा। तो डी बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाई अपान एक्स। तो इसके आगे और किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यदि हम यहाँ पर एंगल जो है, यदि हम एंगल ई पी और क्यू लेते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जब हम कॉस थीटा मानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करंट होता है ना। कॉस थीटा बराबर आधार, यहाँ पर आधार पता है और करंट पता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा मान लेंगे, कॉस फाई हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एंगल फाई था। कॉस फाई इक्वल टू आधार आर हो गया, करंट यक्स हो गया, कॉस फाई इक्वल टू आर अपान यक्स हो गया। तो यहाँ पर जो यक्स है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा आर अपान कॉस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू हम रख देते हैं। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई और यहाँ पर डी फाई यक्स के स्थान पर आर अपान कॉस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस फाई जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई, आई कॉस फाई डी फाई अपान आर। तो यहाँ पर हम म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर कांस्टेंट है और यहाँ पर कॉस डी फाई जो है ये कांस्टेंट नहीं, क्योंकि जो एंगल है हमेशा बदलता रहेगा तो उसका मान भी हमेशा बदलता रहेगा, डी बी का मान। तो यहाँ पर जो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, लेकिन केवल हमें इस स्मॉल एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं प्राप्त करना है, हमें इस पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। तो कैसे हम उसको निकालेंगे, तो सिंपली हम इसका कि तो सम करें पूरे का, ऐसे डी एल का चुंबकीय क्षेत्र निकालते हुए कि तो हम उसका सम करें, या तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें -φ1 टू +φ2 इसका इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो ये नीचे है इसलिए यहाँ पर -φ1 होगा इसका एंगल, और यहाँ पर जो यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर जो इसका एंगल है ये φ2 है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जब पूरा निकालेंगे सी से डी तक तो -φ1 से +φ2 तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि जो पूरा चालक तार है सी डी उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यदि हम सब इसका -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर जो है कांस्टेंट है और यहाँ पर जो कॉस फाई है इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर।
और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, -φ1 to φ2 cos φ d तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे μ0I/4πr और यहाँ पर cos φ का इंटीग्रेशन होता है sin φ। तो यहाँ पर sin φ और यहाँ पर जब इसकी वैल्यूज रखेंगे -φ1 to φ2 और यहाँ पर जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv = μ0I/4πr sin φ2 sin -φ1, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। उसी प्रकार साइन -φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन φ1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए उसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो dv = μ0I/4πr sin φ2 प्लस साइन φ1 हो जाएगा। यही यहाँ पर हमें फार्मूला प्राप्त करना था, जो यहाँ पर dv = μ0I/4πr sin φ2 प्लस साइन φ1 आ गया। तो यही हमें बेसिकली फार्मूला प्राप्त करना था। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है एक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर, तो उसका जो सूत्र है क्या प्राप्त हो गया, B = क्या हमें प्राप्त हो गया, μ0I/4πr sin φ1 प्लस साइन φ2, ये सूत्र में प्राप्त हो गया। तो चलिए कुछ स्पेशल कंडीशंस को भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है ये तो अभी फाइनाइट है, लेकिन जब C से D तक मान लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ है, जो तार है, जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, ये बहुत लंबा है, इनफाइनाइट इसकी लेंथ है। तो क्या हो जाएगा, जो φ2 एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर φ1 एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो बिंदु P है और यहाँ पर ऐसे खूब लंबा होते चला गया, तो यहाँ पर जो R का मान है इसके लेंथ के तुलना में बहुत कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं 90 डिग्री लगभग हो जाएंगे। तो यहाँ पर φ2 और φ1 जो होगा, φ2 और φ1 जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा जब इसको इनफाइनाइट मान लेंगे। तो यहाँ पर चलिए पहली कंडीशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहली कंडीशन है लिख ली है कि जब जो वायर है इसकी लेंथ जो है अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी, तो जो φ1 है φ2 इक्वल टू हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के लिए जो φ1 और φ2 होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब हम साइन φ1 और साइन φ2 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर B = क्या हो जाएगा, μ0I/4πr साइन φ1 की जगह पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस साइन φ2 की जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो B = क्या हो जाएगा, μ0I/4πr, यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है और यहाँ पर साइन 90 डिग्री 1 + 1 जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो μ0I/4πr × 2, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू μ0I/2πr। तो यहाँ पर जो वायर है अनंत लंबाई का हो गया। तो यहाँ पर जो वायर है इसको हम अनंत लंबाई का मान लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का वायर मान लेते हैं। तो क्या हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा, μ0I/2πr हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा μ0I/2πr होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पहली कंडीशन के बारे में बता दिया। चलिए इसके बाद एक और कंडीशन जान लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन के बारे में लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो वायर है, या मान लीजिए यहाँ पर जो वायर है ये वायर मैंने मान लिया और यहाँ पर जो बिंदु P है इसको यहाँ पर कहीं मान लिया, मतलब जो बिंदु P है ये बिंदु D के बहुत पास है। तो यहाँ पर D और P के बीच जो एंगल होगा, एंगल जो φ2 एंगल था ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो C और P के बीच में जो एंगल होगा, मतलब C और P के बीच में जब ऐसे इसकी लेंथ जो है बहुत कम हो जाएगी, इसके बीच की लेंथ जो है बहुत कम हो जाएगी, तो ये जो C और P के बीच जो एंगल हैगा 90 डिग्री लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो φ1 है C और P के बीच का एंगल जो φ1 है
ये लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। फाई 1 जो है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो जब स्मॉल आर बहुत कम हो जाएगा उसके लेंथ की तुलना में, तो जो एंगल फाई 1 है ये 90 डिग्री लगभग हो जाएगा π/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू μ0I/4πr, और यहाँ पर साइन फाई 2 का मान 0 हो गया, फाई 1 का मान 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर b इक्वल टू μ0I/4πr हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जब बिंदु P जो है बिंदु D के बहुत पास है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा μ0I/4πr होगा। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है ये I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो चुंबकीय क्षेत्र B है ये R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक में बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो लेंथ है P और D के बीच में, मतलब जो चालक तार और P के बीच में जो लेंथ है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब लेंथ कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, और लेंथ अधिक हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, और धारा अधिक बहेगी चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, धारा कम बहेगी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो चलिए इसके बीच में एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र और आर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो किस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा, कुछ इस प्रकार ग्राफ हमें प्राप्त होगा। मतलब आर का मान अधिक होगा तो बी का मान कम हो जाएगा, और यदि आर का मान कम होगा तो बी का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर जो बी प्रोपोर्शनल टू आई और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, हमें पता चल गया कि इसका ग्राफ क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। यदि अनंत लंबाई का तार है तो b इक्वल टू μ0I/2πr होगा, और यदि जो बिंदु P है D के समीप है तो b इक्वल टू μ0I/4πr होगा। और जो हमें यहाँ पर फार्मूला प्राप्त हुआ था b इक्वल टू μ0I/4πr साइन फाई 2 प्लस फाई 1 हमें फार्मूला प्राप्त हुआ था। ये फार्मूला ही बेसिकली मेन है, इस पर जब कंडीशंस लगाएंगे तो हमें सूत्र आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार निकाला जाता है वो मैंने आप सभी को बता दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।